ग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में हम पूरा मैराथन लेके चल रहे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने क्लास थर्ड का, क्लास फोर्थ का, क्लास फिफ्थ का ईवीएस कंप्लीट करवा दिया मात्र 3 क्लास में। कितने क्लास में? मात्र 3 क्लास में। मात्र एक क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कितने क्लास में? एक क्लास में, ठीक है। 1 घंटे के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो जाएगा। जो 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास है, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिलेबस में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो ये एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने आपसे वादा किया था तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। एक वादा और आपसे कर रहा हूँ, जो आपका आने वाला है 75 नंबर का, 75 नंबर का हिंदी। कितने नंबर का? 75 नंबर का, ठीक है। अभी टाइपिस्ट इसको टाइप कर रहे हैं। कल क्लासेस हो सकता है शाम तक आपको मिल जाए वो क्लासेस, ठीक है, जो 75 नंबर का है। हमने ईवीएस का 25 नंबर का आपका कंप्लीट करा दिया, ठीक है, जो ईवीएस आने वाला है, ठीक है, क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का। बाकी जो हिस्ट्री वगैरह रहा सवाल, तो वो भी क्या होता है कि बुक्स पूरा कंप्लीट करवाएंगे, 6 का, 7th का, 8th का, ठीक है। कमेंट्स आप लोगों के काफ़ी आए हैं, तो इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा था ये 1885 से 1947 तक का था, ठीक है। उसका इतिहास एक ही वीडियो में लेके आए हैं, ठीक है। बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, पूरा निचोड़। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उम्मीद है करेंगे, क्योंकि बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक सजेशन दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर किसी भी चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उस पर लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। 50 जगह जाने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक जगह पढ़िए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक ही क्लासेस में सब कुछ कंप्लीट करवा दिया रहा हूँ। जैसे कि क्लास थर्ड का मैंने ईवीएस कंप्लीट करवाया एक क्लास में, क्लास फोर्थ का ईवीएस, क्लास फिफ्थ का। अब मैं तीनों का मैराथन, तीनों क्लास का पूरा निचोड़ मैराथन जो है लेके आऊँगा कल, ठीक है। कल आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, क्लास थर्ड का, क्लास फोर्थ का, क्लास फिफ्थ का। जो ईवीएस है आपका, ईवीएस वो एक ही क्लास में मात्र मिल जाएगा। कितने क्लास में? मात्र एक क्लास में, एक मैराथन, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो एक ही क्लास में मिल जाए ईवीएस, एक बार में आप लोग पढ़ लें, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी जाएगी। हमने क्लास थर्ड का 1 घंटे का क्लास था, क्लास फोर्थ का 1 घंटे का, क्लास फिफ्थ का 1 घंटे का, तीनों मिक्स करीब 3 घंटे में आपका ईवीएस जो 25 नंबर का आएगा बिहार शिक्षक भर्ती में, बीपीएससी 7th फेज में, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने कंप्लीट करवा दिया है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक मैराथन देने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1885 से 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए 1885 में क्या होता है, पहले स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कब होती है? 1885 में। डेट क्या था? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस की स्थापना देश के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा का पार्ट के रूप में हुआ था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या थे? हावी थे, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा का पार्ट के रूप में हो। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय इसका संस्थापक, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना करने वाले थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न अगर आपका आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने की। और एओ ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। लेकिन ये हुआ कहाँ पे? स्थापना स्थान। तो इसका स्थापना हुआ था, एक विद्यालय था। क्या था? एक विद्यालय था मुंबई का। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, ठीक है। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय लॉर्ड डफरिन भी थे। अभी बताते हैं गोलमेज के बारे में, अभी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन थे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका नाम पहले क्या था? पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था?
भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया, क्या नाम दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अगर प्रश्न आपसे आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का बाद क्या नाम चेंज हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। किसने चेंज किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है, ये चीज आ सकता है। फिर अब देखिए क्या हुआ कि कांग्रेस, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ कि अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो पहली बार जब अधिवेशन हुआ तो अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ था तो उसमें प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कौन? बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, ये चीज हो गया। अब प्रश्न आ सकता है कि प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो पहला यूरोपियन कौन था? ये जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले। ठीक है, और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, ये कौन थी? ये कादम्बिनी गांगुली। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी और पहली यूरोपियन महिला भी थी। ये कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे प्रश्न आ जाता है, ये देखिए दोनों प्रश्न देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। पहले ये देखिए, प्रथम यूरोपियन महिला, प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन प्रथम यूरोपियन महिला के साथ साथ प्रथम महिला पूछता है तो इसकी अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने की। किसने की? एनी बेसेंट ने की। ठीक है, अब देखिए किस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत, प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया? अब भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? यह है वंदे मातरम। ठीक है, हमने ईवीएस में बताया ये चीज। ठीक है, वंदे मातरम गाया। कब ये गाया गया? 1896 में। कितने में? 1896 में, 1996 में कि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। अधिवेशन का क्या नाम था? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में। ठीक है, और किसने गाया था? रहमतुल्लाह शयानी ने। रहमतुल्लाह शयानी ने पहली बार वंदे मातरम गाया। कहाँ पे? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, 1896 में। अब वंदे मातरम लिखा किसके द्वारा गया है? कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो हमारा है, वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जो उपन्यास था, उपन्यास का क्या नाम था? आनंद मठ। वो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, समझ गए? अब देखिए फिर क्या हुआ 1885 के बाद, फिर हम आते हैं बंगाल विभाजन। हमारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? यह होता 1905 में। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। अब जब 1905 में बंगाल विभाजन, तो इसका उद्देश्य क्या था? क्यों बंगाल को विभाजित किया गया? इसलिए किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एकता को जब तोड़ेंगे तभी तो देश अलग अलग भागों में बटेंगे, ये सब। ठीक है, तोड़ना, उनको आपस में लड़ाना, इसका उद्देश्य था। उस समय वायसराय कौन थे भारत के? उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अब ये देखिए लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में। कब? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ। लेकिन उसके पहले क्या हुआ देख लीजिए। उसके पहले बहुत ज़्यादा आक्रोश की भावना लोगों में उत्पन्न हो गई थी जब बंगाल विभाजन किया जा रहा था। पहले क्या हुआ? पहले ब्रिटिश संसद में ये चीज़ पेश हुआ, तो ब्रिटिश संसद में पेश हुआ लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा। फिर उसके अखबारों के माध्यम से जनता तक पहुंचा। जनता में आक्रोश की भावना आ गई। आक्रोश की भावना आ गई तो लोग बस वगैरह जलाने लगे और जो भी ब्रिटिश सरकार का वो विरोध करने लगे। ठीक है, अपने अपने तरीके से। मतलब बहुत कुछ हुआ। अभी हम बताते हैं क्या क्या। अभी देखिए बंगाल विभाजन। जब देखिए बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल जब था हमारा, ठीक है, बंगाल था, एक सेकंड, तो बंगाल दो भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल में क्या हुआ? असम वालों को भी ले लिए, और जो पश्चिमी बंगाल था उसमें क्या किया? बिहार और उड़ीसा को भी मिला के एक बना दिया जिसको पश्चिमी बंगाल। बंगाल तो था ही, ठीक है, बंगाल को दो भागों में तोड़ दिए। असम को ले लिए पूर्वी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल को बिहार और उड़ीसा को भी मिला लिए, पश्चिमी बंगाल बना दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा था, कौन? पूर्वी बंगाल। और पश्चिम बंगाल जो था हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था ना, तभी तो मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया, हिंदू मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिए। ठीक है, लेकिन बाद में ये ऐड हुआ था, अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया।
तो जब अलग कर दिया बंगाल विभाजन। अब देखिए पहले क्या हुआ, 3 दिसंबर 1903 को क्या हुआ, 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में, अगर कोई भी भारत में कुछ भी होता था तो जैसे अभी हमारे संसद में ये चीज़ होता है कि प्रस्ताव भेजा जाता है, ठीक है, कि भारत सरकार इसको लागू करे, तो उस समय क्या था, ब्रिटिश भेजा जाता था, ब्रिटिश संसद था, ब्रिटिश संसद में भेजा जाता था, ये प्रस्ताव भेजा जाता था कि ये चीज़ इंडिया में करना है, कुछ भी अगर जैसे विभाजन करना है, बंगाल विभाजन, तो ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, ठीक है। कब किया गया, 3 दिसंबर 1903 को जब पेश किया गया तो फिर क्या हुआ कि ये प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ, जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। क्या 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि बंगाल विभाजन करना है। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हो गई कि बंगाल विभाजन होगा। अब 7 अगस्त को क्या होता है, 7 अगस्त को इसका विरोध स्टार्ट हो गया। क्या 7 अगस्त को इसका विरोध होने लगा कि बंगाल विभाजन किया जा रहा है, लोगों में क्या आक्रोश की भावना आ गई, ठीक है, लोग गुस्सा होने लगे कि हमारी भूमि को अलग किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 16 अक्टूबर को फाइनली क्या हो गया, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन होगा। कब हो गया, 16 अक्टूबर को फाइनली बंगाल विभाजन हो गया। और जब विभाजन हो गया फिर इसमें बहुत सारे वो चीज़ें हुई। अब क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन जब लागू हो गया, विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई, ठीक है, एकदम लड़ाई झगड़े हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम अलग हो गए, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र अलग कर दिए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अलग कर दिए, ठीक है, असम को मिलाकर पूर्वी बंगाल को अलग कर दिए और बिहार और उड़ीसा को मिलाकर अलग कर दिए। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। शोक दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, इसके रूप में मनाया गया वहाँ पे, ठीक है। और फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर को लगा कि ये रोष और दोष की भावना हिंदू और मुस्लिम के प्रति बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इस पर कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा ताकि लोगों में एकता यूनिटी बनी रहे। फिर क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया, मतलब सबको बुलाया, कब, 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया। अब रक्षाबंधन दिवस के रूप में क्यों मनाया, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम को क्या करना था, एकत्रित करना था, हिंदू और मुस्लिम को एकत्रित करना था ताकि ये रोष और दोष की भावना खत्म हो जाए। जो असम को और बंगाल को अलग कर दिए एक भाग, और बंगाल का एक भाग बिहार उड़ीसा को अलग करके अलग कर दिए, तो दोनों को जोड़ करके एक बंगाल के रूप में कि मतलब हाँ अभी अगर अलग हो गए हैं तो कोई बात नहीं, ये रोष और दोष की भावना खत्म करो, इसलिए रक्षाबंधन दिवस के रूप में राखी लोगों की कलाई पर बांधी गई, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को बांधा इनके आह्वान पर, कब, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। फिर क्या हुआ, देखिए बंगाल विभाजन के अवसर पर ही क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपना प्रसिद्ध गीत, तो रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, ध्यान रखना, अमार सोनार बांग्ला लिखा, यह गीत अब भी बंगाल देश का राष्ट्रगान है। तो बंगाल देश का राष्ट्रगान क्या है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। और यही क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये ध्यान दे, ये नोट कर लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का, अब देखिए प्रश्न आ सकता है कि 2 देशों का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सेशंस पसंद आ रहे हो आप लोग को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उम्मीद है आप लोग करेंगे क्योंकि बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं, और एक ही क्लास में, मात्र क्या, एक ही क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नहीं कि हर चीज़ का 50 क्लास बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट मिले, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है, ठीक है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और उम्मीद है लक्ष्य तक प्राप्त करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है, कंप्लीट करा के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1906 में क्या हुआ, 1906 में 1905 में जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो जाता है, तो 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती थी। मुस्लिम लीग के बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसमें कितने, 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, जो वहाँ के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। अभी इसके बारे में हम बताते हैं। शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, अब देखिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल है कि पृथक मतलब अलग, निर्वाचक मतलब निर्वाचन करना, जैसे होता नहीं कि वोटिंग वगैरह पड़ रही है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मंडल मतलब अलग पृथक मंडल बनाए किसके लिए, मुसलमानों के लिए, मतलब
कि पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब है कि मुसलमान लोग जो मतलब मुस्लिम आबादी जो लोग रहें वो अपने ही कास्ट को केवल वोट दें और उनके ही नेता मतलब चुनाव लड़ें, ठीक है। ये पृथक निर्वाचन मंडल है कि मतलब और कोई किसी कास्ट के लोग नहीं, ये मुस्लिमों के लिए खाली हो, ठीक है। इसकी मांग करते हैं। अब पृथक निर्वाचन मंडल एक बार क्या हुआ कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी मांग किया था, ठीक है। गांधी जी जब क्या थे कि गांधी जी के लिए जब शिमला समझौता हुआ था 1935 में, जब पूना पैक्ट लागू हुआ था तो ये चीजें हुआ था, ठीक है। तो ऐसी अभी अब इसके बारे में भी बात करते हैं, पूना पैक्ट के बारे में भी आगे आते हैं। तो ढाका के नवाब जो थे कौन, सलीम उल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई, ठीक है, ये चीज याद रखना। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। ओके, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए एक प्रश्न आपसे बन सकता है, आपसे क्या बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जब हुई थी तो मतलब कौन किया था? तो ऑप्शन में आ सकता है मोहम्मद अली जिन्ना भी आ सकता है, ठीक है, आगा खां भी आ सकता है, ढाका के नवाब रशीमुल्लाह। तो आप लोग क्या करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को ही टिक कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने की थी, नवाब मोहसिन उल मुल्क ने की थी, ठीक है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी स्थापना नहीं की थी। ये 1913 में क्या हुए? मुस्लिम लीग में शामिल हुए। किसमें? मुस्लिम लीग में ये 1913 में शामिल हुए, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है? उम्मीद है समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आइए, बाकी कमेंट्स में पता चलेगा कि कैसा क्लासेस रही, ठीक है। 1907 में क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब कांग्रेस का विभाजन, जो कांग्रेस बना था, अब विभाजन कैसे हुआ? 1907 में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? सूरत में कांग्रेस का विभाजन। अब देखिए, जब अध्यक्षता कर रहे थे, एक अधिवेशन चल रहा था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रासबिहारी घोष। अब रासबिहारी घोष जब कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे तो उसमें दो चीज़ों में टूट गया। जो कांग्रेस था उस दो चीज़ों में टूट गया, एक था गरम दल और एक था नरम दल, ठीक है, दो चीज़ों में टूट गया। अब देखिए, गरम दल के लोग अलग हो गए और नरम दल के लोग अलग हो गए। अब गरम दल और नरम दल क्या होता है? गरम दल होता है कि मतलब गरम खोपड़ी के लोग, ठीक है, जो मतलब जैसे होता नहीं है कि मतलब कुछ अलग ही मूड में रहते हैं, धो दिए किसी को, तो मतलब वो होते हैं, उनका खून गर्म होता है, वो हमेशा क्या होते हैं? लड़ाई के लिए ही उत्सुक रहते हैं कि मतलब कहाँ से क्या, मतलब कैसे भी करके, ठीक है। जैसे कि लड़ाई का मतलब है कि किसी को अपनी, जब सामने वाले की गलती रहे तो उसको समझाओ ना, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं? समझाने का काम था कि हाँ आराम से जो भी हो बैठ के मामला को सही किया जाए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं थे। तो गरम दल और नरम दल के नेता, अब देखिए कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब देखिए आगे, ये देखिए यहाँ पे आते हैं, देखिए गरम दल के नेता, गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। और नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह युवाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रासबिहारी घोष, आदम मोहन बसु और मनमोहन घोष, ठीक है, ये कौन थे? अब गरम दल, नरम दल। अब देखिए जो इनको देखिए, लाल बाल पाल, जो लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल, ठीक है। तो आपसे प्रश्न आ जाए कि लाल बाल पाल कौन है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और अरविंद घोष भी गरम दल के नेता हैं, और ये हो गए आपके नरम दल के नेता, ठीक है, याद रखना। आप खाली गरम दल के नेता को याद रखो, नरम दल के नेता अपने आप याद रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए 1908 में क्या होता है? 1908 में खुदीराम बोस को क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है खुदीराम बोस को। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। ये सबसे कम उम्र के मतलब फांसी सबसे कम उम्र के रहने वाले जो थे जिनको फांसी दी गई थी। अब इनको फांसी क्यों दी गई थी? अब देखिए, शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन की विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? खुदीराम बोस, ठीक है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में होता था। मिदनापुर जिले में मुजफ्फरपुर के जज, अब क्यों हुआ था ये देखिए, वहां के जो मुजफ्फरपुर के जज थे कौन थे? D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में इसे ही जाना जाता है, ठीक है। वहां के जो जज थे D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में, ठीक है,
वहाँ पे जो जेल में भेजा गया, मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था खुदीराम बोस को, उसको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को क्या हुआ, 18 साल की उम्र में, ठीक है, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। किसको? खुदीराम बोस को। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ, गदर पार्टी की स्थापना होती है। कब होती है? 1913 में गदर पार्टी। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। कब? उससे पहले 1911 में। अब रद्द कैसे होता है? जो बंगाल का विभाजन हुआ था, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल जो था असम को लेकर बना था और पश्चिमी बंगाल जो था वो बिहार और उड़ीसा को लेकर बना था। ठीक है, जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बहुसंख्यक लोग ज़्यादा थे और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक लोग ज़्यादा थे। तो बंगाल विभाजन 1911 में क्या हुआ, रद्द हो गया। 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए बना। अब गदर पार्टी की स्थापना क्यों होती? ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए गदर पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, ये क्या था? अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था, पहली बार। ठीक है, भारतीय द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, आगे चलिए। इसका गठन कब हुआ? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, जैसा कि हमने आपको बताया। इसकी स्थापना कौन किया? इसके स्थापना लाला हृदयलाल और सोहन सिंह भागना ने की थी। किसी? गदर पार्टी की। इसका मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय था फ्रांसिस्को में था। कहाँ? फ्रांसिस्को। ठीक है, फ्रांसिस्को में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? अब देखिए, आपसे प्रश्न आ जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जब 1914 में विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो अंग्रेज भी विश्व युद्ध में लड़ाई कर रहे थे। उसी समय 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है। अब गांधी जी का जब भारत में आगमन होता है तो क्या होता है कि गांधी जी भारतीयों को कहते हैं कि आप लोग जाइए अंग्रेजों की मदद कीजिए, क्योंकि वो भारत की स्थिति देख रहे थे कि बहुत ही अत्याचार किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ के जो भारत के लोग थे वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े और उन्होंने विश्व युद्ध जीता। ठीक है, अब आगे बताते हैं। फिर उसके बाद क्या आया? रोलेट एक्ट आ गया था। अभी और सारे एक्ट आए थे, अभी दिखाते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, गांधी जी जब 15 में आए तो 1916 में क्या हुआ? लखनऊ समझौता होता है। ठीक है, लखनऊ समझौता हो गया। देखिए, 1916 के अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में नरम दल, अब देखिए नरम दल और गरम दल अलग हो गया था। ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये लोग थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण हो गया। किसका? नरम दल, गरम दल और कांग्रेस जो था 19 और मुस्लिम लीग एक साथ इकट्ठा हो गए। ठीक है, इनका एकीकरण हो जाता है। किसके? 1916 के अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में। ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, भूलना मत। ठीक है, कि ये लोग एक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि 1916 में, अब 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था कि राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से क्या करना था? स्वशासन प्राप्त करना था। क्या? स्वशासन प्राप्त करना था। ये होम रूल लीग का ये 1916 में। ठीक है, अब देखिए होम रूल लीग, अगर आपसे प्रश्न आता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया, तो होम रूल लीग में दो चीजें आ सकती हैं, एक मद्रास होम रूल लीग और एक पुणे होम रूल लीग। तो मद्रास होम रूल लीग जो थी इसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, और पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। ओके, समझ गए? आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? फिर होता है कि चंपारण आंदोलन। जब गांधी जी आ गए तो चंपारण आंदोलन होता है। कब? 1917 में चंपारण आंदोलन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1917 में क्या हुआ? चंपारण का है, बिहार में है। आप लोगों को हम बताए थे इसमें कि चंपारण क्या हुआ? नेपाल का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बिहार का और चंपारण का, तो चंपारण का एक जिला है जो साझा करता है बिहार का बॉर्डर लाइन और नेपाल का। ठीक है, चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, आगे चलिए। 1917 में चंपारण, अब देखिए बिहार के एक स्थानीय नेता थे, स्थानीय नेता जिनका नाम क्या था? जिनका नाम राजकुमार शुक्ला जी था। तो बिहार के रहने वाले थे। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार में स्थित के बारे में बताया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली, अब देखिए 3 कठिया प्रणाली के बारे में बताया। अब 3 कठिया प्रणाली देखिए, गांधी जी को जानकारी दी कि गांधी जी चंपारण को चलने का। 3 कठिया प्रणाली क्या है?
अभी हम बताते हैं। यहाँ पे नील की खेती के लिए कि जो तीन कठिया प्रणाली में तीन, अभी देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज जो बागान मालिकों से क्या करते थे, करार कर लिए थे कि वो अपनी भूमि के 3/20 कितने 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। ठीक है, ये चीज थी क्या, 3 कठिया प्रणाली यही थी। ठीक है, ये देखिए नील की खेती के लिए कितने 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसे क्या कहा, इसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इस पर क्या हुआ कि जब गांधी जी ने इन चीज़ों पर जोर दिया और इन लोगों को क्या किया कि अंग्रेज बागान मालिकों से जो करार लिए थे वो करार को हटा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसी से खुश होकर यही देख करके क्या किए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, इनको क्या दी, इनको महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी को किसको, महात्मा की उपाधि। प्रश्न आपसे आ सकता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्यों दी थी, चंपारण सत्याग्रह में ये जो चीजें इन्होंने की थी, जो 3/20 हिस्से पे 3 कठिया प्रणाली को क्या किया था, जो करार कर लिए थे उसको हटा लिया गया था महात्मा गांधी के नाम से, इसलिए इनको बुलाने जाने लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था, ये 1918 कब हुआ था, ये 1918 में हुआ था। अब क्या हुआ था, जब चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन में क्या हुआ कि के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद जो था, यहाँ का विवाद क्या था जो था, अब यहाँ का विवाद था प्लेग बोनस। प्लेग एक प्रकार का बोनस था, उसको लेकर था कि जब प्लेग की समाप्ति हुई, ठीक है, तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे कि उनको उनका बोनस ना दिया जाए। ठीक है, तो मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। और हड़ताल पर जब लोग गए, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहते हैं अहिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है, हिंसा मत करो, तो हड़ताल पर जाने को कहा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इनका प्लेग बोनस दिया गया, तो इससे भी यहाँ पे इनको जीत मिली। ठीक है, फिर क्या हुआ कि खेड़ा आंदोलन आपका आ गया कब, 1918 में। खेड़ा आंदोलन कब आ गया, 1918 में आ गया। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा, गुजरात में, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में, किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध में अंग्रेजों के द्वारा किसानों की जो फसलें नष्ट हो गई थी, उसके बाद मतलब जब किसानों की जो गुजरात जो कि खेड़ा जो कि गुजरात में है, वहाँ के किसानों की जब फसल नष्ट हो गई तो अंग्रेजों ने कहा कि इसका भी कर देना पड़ेगा, अगर आपका फसल नष्ट हो गया फिर भी आपको कर देना पड़ेगा। उसकी वसूली की जा रही थी, तो गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा, और लगान न देने के लिए कहा तो ठीक है, उसके लिए उनसे बोला कि आप लोग भी जाइए अपने बैठिए, मतलब अहिंसा मत करिए कि जैसे कि लड़ाई झगड़े ऐसा सब मत करिए, समझा के ये चीज़ें भी की गई। तो लगान देने के लिए नहीं किया, और मामले की जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ कर देना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में कार्य किए थे, उनके कार्य को लेकर वे भारत में काफ़ी चर्चित थे। कौन, गांधी जी। और इन आंदोलन में भी सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। कौन, गांधी जी। ठीक है, आगे आते हैं। रोलेट एक्ट आया फिर कब, 1918 में। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो 1919 में क्या आया, रोलेट एक्ट आया। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट भारत में लाया गया था, परंतु इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसा हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का जो प्रोत्साहन दे रहे थे। अब प्रोत्साहन इसलिए दिए थे ना, अभी आप लोगों को हम बताए थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि रोलेट एक्ट आया गया था कब, 1919 में। ठीक है, अब देखिए रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट था कि क्या था, शक के आधार पर गिरफ्तार करना। 1919 में रोलेट एक्ट आया तो इसका ये था। अब देखिए शक के आधार पर, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, मतलब आप कोई अपील नहीं कर सकते अगर आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, आप कोई वकील नहीं कर सकते अगर आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, आप कोई दलील नहीं दे सकते अगर आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। शक के आधार पर बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो फिर क्या हुआ कि जब गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर क्या हुआ, अलग अलग जगह से क्या हुआ, भाषण स्टार्ट हो गया। जैसे जलियांवाला बाग नरसंहार 1919, जब शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया किसको,
जो दो बड़े नेता थे, कौन, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली के गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश क्या हुआ, तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यनारायण सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जो जनरल रोगिनाल्ड डायर थे ने फौज द्वारा भीड़ पर क्या की, गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना कांड में लगभग कितना, 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या कितनी थी, 379, और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी। ठीक है, अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्यों हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली की जो गिरफ्तारी हो गई थी उस पर क्या होता था, भाषण चल रहे थे। तो जलियांवाला बाग में फिर किसने, रोगिनाल्ड डायर ने फौज के द्वारा, जो वहाँ के ब्रिगेडियर जनरल थे, उन्हीं के आदेश पर ये फौज पर मतलब भीड़ पर गोली चलाई गई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। और क्या चीज़, ये कहाँ है जलियांवाला बाग, ये कहाँ है, ये है अमृतसर में। ठीक है, ये चीज़ हम आपको अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, शाम 5 बजे। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे भाषण चल रहे थे और इधर से गोलियां चला दी गई। ओके, आगे चलते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन का काम करता है, आप लोगों को पता है। सब लोग पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे से, एक होता नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं देखा हूँ कमेंट्स में, बहुत सारे चैनलों पे जाकर देखा हूँ कि पेड फीस, मतलब सर पेड नहीं कर सकते आप लोग, फ्री पढ़ाइए। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि, क्योंकि शिक्षक जब बनेगा कोई शिक्षक, अगर एक शिक्षक बढ़िया शिक्षक बनता है तो क्या होता है कि वो केवल नहीं सुधरता, उसके जो जितने भी उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्यालय में बच्चे होते हैं वो सुधरते हैं। तो मतलब एक देश सुधरता है, ऐसे मान लिए, क्योंकि समाज से ही, समाज का जब निर्माण होता है तभी देश का निर्माण होता है अच्छे से। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन आइए आते हैं 1919 से 1922 तक चला था। खिलाफत क्या करना था, मतलब खिलाफ जाना था हमेशा। ठीक है, अब क्या था, तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिम का धार्मिक गुरु माना जाता था। किसको, तुर्की के खलीफा को मुस्लिम का धार्मिक गुरु माना जाता था। और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था, बुरा व्यवहार, किस पर, मुस्लिमों का धार्मिक गुरु तुर्की के खलीफा के ऊपर बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और अंग्रेजों को उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था। ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, खिलाफत आंदोलन इसलिए शुरू किया गया था। अब देखिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने भी इस आंदोलन का क्या सहयोग किया था, क्योंकि वो सहयोग इसलिए किए थे क्योंकि मुस्लिमों को सहयोग किए थे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एकता भारत में उतनी अच्छी नहीं थी। तो वो इसलिए सहयोग करते कि हिंदू लोग भी एक साथ आ जाएं और मुस्लिम एकता बनी रहे। ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिमों को भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन नेतृत्व में अली बंधु पहले क्या थे, जो खिलाफत आंदोलन में 2 लोग शामिल थे। स्टार्ट कौन किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली, 2 लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, गांधी जी ने किया। किसने किया, गांधी जी ने किया। ठीक है, ये 1919 से लेकर 1922 तक चला था, ये चीज याद रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या आता है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है, 1920 में आया। कब आया, 1920 में। असहयोग करना था, चाहे अगर विद्यालय चल रहे हो तो विद्यालय नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी सरकारी काम कर रहे हैं आपको नहीं जाना है। आपको विदेशी चीज़ें का त्याग करना है, उनको जला देना है। मतलब कुछ भी सरकार चलाने में, ब्रिटिश को सरकार चलाने में उनकी सहायता नहीं करना, उनका सहयोग नहीं करना, उनका असहयोग करना, ये था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये 1920 में। अब देखिए इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन। आपसे प्रश्न अगर आ जाएगा भारत का सबसे बड़ा प्रथम आंदोलन कौन था, तो ये था असहयोग आंदोलन। ओके, ठीक है, 1920 में। यह आंदोलन क्या था, अहिंसक होना था, लेकिन बाद में हिंसा प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ था, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस पर बहुत सारे लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस ने और सारे नेता थे, उन्होंने आलोचना की थी कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना था। सब लोग बहुत दुखी हो गए थे और गांधी जी ने इसलिए असहयोग आंदोलन वापस लिया था क्योंकि हिंसा स्टार्ट हो गई थी। अभी बता रहे हैं, यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का क्या करना था, त्याग। खिताब, जो भी खिताब सरकार द्वारा मिले हैं, त्याग करना था। ठीक है, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनाव का
क्या किसका त्याग करना था? जैसे सरकारी शिक्षण, जैसे सरकार द्वारा आप विद्यालय जा रहे हैं तो उसका त्याग कर दो, किसी सरकारी संस्थान में जा रहे हैं आप उसका त्याग कर दो, सरकारी सेवा, अगर सरकारी सेवा का कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसको क्या करो, त्याग कर दो, वही असहयोग कर दो, ठीक है। विदेशी सामान अगर आप कुछ है विदेशी, जैसे होता ना गांधी जी क्या करते थे, विदेशी चीजें पहनने के लिए कहते थे, ठीक है, तो विदेशी सामानों का क्या करो, त्याग कर दो, और जो भी उनका चुनाव कर रहे हो उनका त्याग कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, अंततः करों का भुगतान करने से, अब देखिए फिर लास्ट में क्या होता है, करों का भुगतान करने से भी क्या करना था, इनकार करना था। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। क्या? केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। अब केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? ये अंग्रेजों ने दी थी। ये किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी, ठीक है। जब 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, गांधी जी ने हिंदुस्तान के लोगों से, भारत के लोगों से बोला था कि आप लोग जाइए अंग्रेजों की मदद कीजिए, ताकि क्या हुआ कि हमारे लिए कुछ अच्छा सोचें, ठीक है, जो अत्याचार हो रहे हैं कम करें, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। तो इस सब के लिए जब भारत के लोग प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए थे गांधी जी का, फिर क्या हुआ कि जब साथ दे दिए तो इनको क्या हुआ कि गांधी जी की बातों को ही मानकर भारत के लोगों ने साथ दिया, तो उनको केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो फिर बाद में जब असहयोग आंदोलन में केसर हिंद की उपाधि त्याग दी, किसने? गांधी जी ने, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। फिर चौरी चौरा कांड, ये कब हुआ भैया? ये 5 फरवरी 1920 को कब हुआ चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922, 1920 नहीं 1922, हाँ 1922 को गोरखपुर जिले के, अब चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर जिले में। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922 को। ये क्या था? किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थानों को, अब देखिए किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा, पुलिस वालों ने क्या किया, किसान एक जुलूस चल रहा था, किसानों के ऊपर गोली चला दिया गया, किसके? पुलिस वालों के द्वारा। तो उसकी जो भीड़ थी उसको उसने क्या किया, थाने को जला दिया, वहाँ के जो थाना था, इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक देखते हुए इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की फैसला को, इसमें क्या हुआ, आलोचना होने लगा, जैसे हमने बताया था। अब आलोचना कौन कौन किया? भारतीय नेताओं ने की थी, जैसे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आलोचना की, ठीक है, द्वारा इसे फैसलों को, इसे राष्ट्रीय संकट कहा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अब राष्ट्रीय संकट, इसे मान लिया था कि अगर ये असहयोग आंदोलन वापस हो रहा है तो हमारा देश आज़ाद होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसलिए राष्ट्रीय संकट, इसलिए उन्होंने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कई नेता, ठीक है, इसके साथ कई नेता, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए फैसले की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी ने भी अपने इस फैसले पर डटे रहते और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था, ठीक है, समझ गए। आगे क्या होता है फिर? आगे क्या होता है कि आगे स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। प्रश्न आपसे आ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? ये हुई 1923 में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, ठीक है, उन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। कौन सी? स्वराज पार्टी की स्थापना। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कितने? मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। अब साइमन कमीशन देखिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे इसको काले झंडे दिखाए जाने लगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ, ठीक है। साइमन कमीशन क्या था? देखिए जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के क्या हुए, नारे लगने लगे और इसका विरोध होने लगा, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत है। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा था तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्या किया गया, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाने लगा। तो प्रदर्शन किया जाने लगे तो वहाँ की जो क्या हुआ, लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज किया गया तो वहाँ पे किसकी? लाला लाजपत राय की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी, ठीक है। देखिए जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व के खिलाफ जब क्या हुआ, प्रदर्शन किया गया था, तो पुलिस की लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। आपसे प्रश्न अगर आ जाए कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने की। कहाँ की? लाहौर में की। कब की? 1929 में की, ठीक है, समझ गए ये चीज,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दांडी मार्च। अब देखिए दांडी मार्च क्या है, ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला, ठीक है। अब क्या था दांडी मार्च यात्रा, नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च देखिए गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चला गया था, ठीक है। पहले इसमें कितने लोग, पहले इसमें 78 लोग शामिल थे, फिर बाद में करीब 1.5-2 लाख लोग शामिल हुए थे, ठीक है। जो ये दूरी थी 241 मील थी, ठीक है। अब क्यों लगाया था, किया गया था दांडी मार्च, नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में दांडी मार्च की यात्रा, क्योंकि जैसे कि क्या होता है स्टार्टिंग में से चलना स्टार्ट किए एक जुलूस बनाकर, तो इसमें कुछ लोग थे, ठीक है, कुछ लोग थे 78 लोग थे, फिर धीरे धीरे 1-1.5 लाख 2 लाख, तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग घबरा गए थे, ठीक है। तो कर नमक पर जो कर लगाया जाता है उसको हटाया गया था, ठीक है। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। फिर क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है कब होता है, ये 12 नवंबर 1930 को होता है। कब, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चलता है। कहाँ चलता है ये, सेंट जेम्स पैलेस में, ये कहाँ है, लंदन में, ठीक है, आयोजित होता है। अब देखिए जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो ब्रिटिश सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है तब भी यही रहते हैं, ठीक है, और तृतीय में भी यही रहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय, वायसराय लॉर्ड इरविन, कौन, लॉर्ड इरविन। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो लॉर्ड इरविन नहीं, लॉर्ड डफरिन रहते हैं, ठीक है। अभी हम बताते हैं इसके बारे में, ठीक है, ये चीज हो गया। जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन में कुल कितने लोग आए, कुल 89 लोग आए, कितने लोग, 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 89 लोगों ने भाग लिया, ठीक है। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि, ठीक है, और देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से क्या हो गया, विफल हो गया, क्या हो गया, विफल हो गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बैठाया जाता है, कहाँ पे बैठाया जाता है, कब बैठाया जाता है, 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया। आपकी पिछले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। ये 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ, शुरू कब हुआ, 7 सितंबर को, और 1 दिसंबर को खत्म हुआ, ठीक है। ये कहाँ हुआ, लंदन में। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। उस समय क्या होता है, ब्रिटिश सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम। पहले में भी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहले में भी थे और दूसरे में भी, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। पहले में लॉर्ड इरविन या लॉर्ड डफरिन थे ऊपर, आई थिंक लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। सेकंड में कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, इसमें कौन कौन आता है, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी आते हैं, ठीक है, वह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ठीक है। महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू आती हैं, बेगम जहां आरा शाहनवाज आती हैं, और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि में मदन मोहन मालवीय जी आते हैं, ठीक है। ये चीज हो समझ गए आप, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब द्वितीय गोल सम्मेलन में और कौन आता है, दलित वर्ग के प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर आते हैं, ठीक है। अब वहां पे गांधी जी भी आए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, किसके रूप में, अभी आप लोगों को बताए हैं ऊपर, गांधी जी भी आए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। मुसलमानों के प्रतिनिधि आगा खां थर्ड, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना भी आए थे, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच क्या हो गया कि एक बात के लिए थोड़ी सी समस्या हो गई थी। समस्या यह हो गई थी कि भीमराव अंबेडकर ने क्या लिए, अपने लोगों के लिए, जो इनके लोग थे, ठीक है, इस कास्ट के लोग थे, तो उनके लिए क्या किया, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। किसकी, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि अलग पृथक निर्वाचन मंडल, अभी हम आप लोगों को बताया ना पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है, आप लोगों को बताया हूँ जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही। तो पृथक निर्वाचन मंडल के लिए भीमराव अम्बेडकर ने मांग किया, तो गांधी जी इस बात से मतलब रुष्ट हो गए कि भीमराव अम्बेडकर जी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो इतने लोग शामिल थे। फिर क्या हुआ, जब रुष्ट हो गए तो वहां पे फिर विफल हो गया, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर में और गांधी जी में कुछ बात हो गई, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की जब मांग करने लगे। फिर क्या हुआ,
फिर एक समझौता हुआ जिसको किस नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट समझौता के नाम से जानते हैं। अब पूना पैक्ट समझौता कब हुआ, 26 सितंबर 1932 को, ठीक है। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत, दलितों के लिए, भीमराव अम्बेडकर किसके लिए, दलित के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। किसने, गांधी जी ने। तो यरवदा जेल में आमरण अनशन का प्रारंभ किया 20 सितंबर 1932, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं श्री गोपालाचारी के प्रयासों से क्या किया, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य क्या किया, एक समझौता हुआ जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, आगे चलते हैं। समझौते के अनुसार क्या हुआ, समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल, क्योंकि अलग अलग सबके लिए नहीं चाहते थे, ठीक है। तो प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते पर गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर के क्या हुए, हस्ताक्षर हुए, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो विफल हो गया था, पहला भी विफल हो गया था, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधि ने भाग लिया। अब जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ठीक है। पहले में भी जॉर्ज पंचम थे, दूसरे में भी, तृतीय में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहले में भी थे, दूसरे में थे, तीसरे में। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन, कौन, लॉर्ड वेलिंगटन तीसरे में थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में वायसराय कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। इसमें क्या किया, कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, ठीक है। कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित ही नहीं किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, लेकिन तृतीय गोलमेज में इनको आमंत्रित ही नहीं किया गया। फिर क्या हुआ 1935 में, आप लोग देखते होंगे कि कुछ चीज़ें, आप लोग अगर सरकारी चीज़ें पढ़ते होंगे तो उसमें रहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो कुछ अधिनियम थे, अधिनियम आप लोगों ने पढ़े होंगे आई थिंक, ठीक है। तो उन कुछ अधिनियम होते हैं, नियम होते हैं जो ब्रिटिश सरकार का ही नियम है, ठीक है। ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया, जो 1937 में लागू हुआ था, ठीक है। तो यह लॉर्ड लिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। कौन, भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर क्या होता है 1939 में, फिर द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्ट हुई। प्रश्न अगर आपसे आया कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध पूछता है तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ठीक है। इतने 1 सितंबर 1947 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप, आगे चलते हैं। अब 1940 में क्या होता है, 1940 में ये होता है कि मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की, ठीक है। अब पाकिस्तान की मांग किसने की थी, मुस्लिम लीग ने 1940 में अलग देश पाकिस्तान की मांग की। फिर क्या होता है 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ये 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में क्या थे, श्रम मंत्री थे। कौन, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में क्या थे, श्रम मंत्री थे। एक चीज याद रखना ये। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया। फिर क्या हुआ, जब कब आया, 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका ये उद्देश्य था कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में सहायता की थी, वैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भी सहायता करें, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था, क्योंकि इधर तो अलग लेवल पे चल रहा था, ठीक है। असहयोग आंदोलन ये सब मतलब मिला जुला के ब्रिटिश को भगाना ही था, तो सहयोग इसलिए नहीं किए। उन्होंने एक आंदोलन फिर से स्टार्ट किया, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। तो प्रश्न आपसे आया कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, ये 1942 में आया, क्या 1942 में स्टार्ट हुआ। इसके बारे में जान लेते हैं। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किसके नाम से, अगस्त क्रांति के नाम से। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर,
ऑपरेशन जीरो आवर, जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो ऑपरेशन जीरो आवर लागू कर दिया गया कि मतलब किसी को भी बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के ही मतलब 0 घंटे, मतलब बिना समय लिए ही 0 आवर, ठीक है, कुछ मिनटों में जितने भी लोग हैं सबको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हो गया। इसके तहत क्या हुआ, गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तारी की करके आगा खां पैलेस में, तो गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था, आगा खां पैलेस में कैद किया गया था गांधी जी को, ठीक है। तो अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन को दूसरी पंक्ति में मतलब अलग अलग जगह से ये आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन अलग अलग जगह से लागू हुआ था, क्योंकि इनको लग रहा था कि गांधी जी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अलग अलग जो नेता थे, छोटे बड़े नेता, सब ने अलग अलग जगह से ये चालू रखा, ठीक है, कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब देखिए अंग्रेजों की तरफ से पूरी कोशिश थी कि इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन को दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा, और इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था, और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक हिस्सा बना। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। फिर 1945 में क्या होता है, शिमला सम्मेलन। अब प्रश्न आपसे आया कि शिमला सम्मेलन कब हुआ, 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह भारत में शिमला के वायसराय लॉर्ड वेवल, ठीक है, ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। वेवल एक प्रकार की योजना है, कमेंट्स में बताइएगा, अगर आप लोग सही से देख रहे होंगे तो वेवल योजना बताएंगे, ठीक है, वेवल योजना कमेंट से आप लोग को ये प्रश्न है, वेवल योजना क्या था, ठीक है। प्रश्न आपसे एक प्रश्न देखे जा रहा हूँ, 1885 से 1947 के पूरे इतिहास में जो भी मैं पढ़ाया हूँ 1 घंटे की क्लासेस में जो अभी कंप्लीट होने वाला है, उसमें वेवल योजना के आप लोगों को बताना है, ठीक है, कोशिश है आप लोग बताएंगे। वेवल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। अब यह सम्मेलन कब, 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक ये चला था, ठीक है। शिमला सम्मेलन कब चला था, 24 जून 1945 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक। ये विवल योजना के लिए इसके प्रावधानों पर चर्चा के लिए चालू हुआ था। विवल योजना आप लोग बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, लेकिन ये सम्मेलन क्या हुआ, विफल साबित हुआ। शिमला सम्मेलन ये जो था विफल साबित हुआ। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है संविधान के निर्माण के लिए, कि जैसे होता नहीं कि अब हमारा एक संविधान भी हो, मतलब ब्रिटिश लोगों का के लिए संविधान के लिए आया कि संविधान बनाया जाए भारत के लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन भारत के लोग तो भगाना चाहते थे और अपना संविधान बनाना चाहते थे, ऐसा कुछ था, अभी बता रहे हैं। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया। इसका उद्देश्य था, क्या था कैबिनेट मिशन का, भारत के लिए संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौता पर पहुंचना, ठीक है, कि भारत के नेताओं के साथ समझौता करके और एक संविधान का निर्माण करना, ठीक है। यह संविधान बनाने वाली संस्था भारत का संविधान सभा तैयार करना, ठीक है, ये था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन में क्या था, कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, ठीक है, प्रमुख दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, ठीक है। फिर 1947 में क्या हुआ, अब देखिए 1947 में क्या हुआ कि जो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का, अब प्रश्न आपसे आ सकता है कि 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो क्या था, भारत का 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, ठीक है। ये चीज लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। भारत का विभाजन किसके समय हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन के समय हुआ था। 34वां व अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है। तो 22 मार्च 1947 को यह अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग देशों में विभाजित किया गया, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ के लिए मांग कर ली थी 1940 में, आई थिंक हम आप लोगों को बताएं। अब देखिए पहले हमारा भारत यही हुआ करता था, ये देखिए ये हुआ करता था ना, ये है लगभग, ये दिखाई दे रहा आपको, ठीक है, ये है ना, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से भी कुछ लोग यहाँ गए, ये वाला भाग यहाँ पे गया और ये यहाँ से अलग हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अपना इंडिया, ठीक है, समझ रहे ना, ये अपना इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से अलग हो गए,
ये देखिए यहाँ से अलग कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ के भी कुछ लोग जो मुस्लिम आबादी थी यहाँ से यहाँ हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं कहा गया कि मतलब सब लोग जाइए, जिसकी इच्छा है, जिसको मतलब एक अलग देश बनाया गया और अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये पूरा पहले भारत था हमारा। तो 34वां वायसराय था, उसके लिए ये हुआ था, ठीक है, उन्होंने ये किया था। अगर पसंद आ रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा उद्देश्य एक ही क्लासेस में लगभग सब खत्म कर देना। 50 क्लासेस बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है और बच्चों को ढूंढने में भी दिक्कत होती है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमको खुद होती थी, ठीक है, ढूंढने में। तो ये चीज़ें तो इसलिए क्योंकि होता नहीं है कि जो चीज़ें अपने लिए समस्या पैदा करती हैं वही लोग नियम बना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आपकी आई थिंक SST की क्लासेस क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की बाकी है। 3 क्लास में उम्मीद है कंप्लीट करवाएंगे। अभी टाइपिस्ट टाइप कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, क्लास 7 के लिए, क्लास 8 के लिए, ठीक है। और हिंदी की क्लासेस आपकी, हिंदी की क्लासेस क्या, हिंदी की क्लासेस रेडी हो रही है, कल शाम तक मिल जाएगी। पूरा ग्रामर एक ही क्लासेस में 2.5 से 3 घंटे का आई थिंक हो, जो भी हो। अब कंफर्म नहीं कर सकते कि आप लोगों को बताने में समझाने में कितना समय लगेगा, लेकिन एक क्लासेस में हिंदी खत्म करने के लिए पूरा जो भी हम लेके हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि नोटिफिकेशन आप में आ जाया करे, आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।